Hello everyone, this is Parsh and today we have got SP125 which is offered by Honda। और ये बाइक आज हमें जिन्होंने प्रोवाइड करी है वो है श्री गोविंद होंडा। तो स्पेशल थैंक्स टू देम। और शोरूम की सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो चेक इट आउट और कॉन्टैक्ट कीजिए इन्हें फॉर वेरियस डिस्काउंट्स एंड स्कीम्स दैट इज प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले बाइक की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं भाई। इस बाइक में बेसिकली दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ड्रम ब्रेक के साथ आता है, एक डिस्क के साथ आता है। डिस्क सिर्फ आपको फ्रंट में मिलता है, पीछे आपको सारे मॉडल्स के अंदर ड्रम ही मिलेगा। तो इसकी प्राइसिंग जो डिपेंड करती है वो मेजरली इसके ब्रेक्स पर डिपेंड करती है। जो ड्रम ब्रेक है उसकी कॉस्ट है 86,756। वहीं जो ये वाला वेरियंट है दैट इज डिस्क, जो कि सुपीरियर है ड्रम वाले वेरियंट से, तो इसकी प्राइस है 90,756। इसमें सिर्फ ये दो ही वेरिएंट आता है। बीच में एक स्पेशल एडिशन करके वेरिएंट आया था, बट मैं यहाँ पे जब शोरूम पे आया और इस बाइक के बारे में बात करी तो मुझे पता चला कि अभी वो वाला वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। तो आज अपन इस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में जो कुछ भी जानना है, आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे। तो प्राइसिंग की हमने बात कर ली है। अब इसके सेकंड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है इसमें कलर्स कितने अवेलेबल है। अभी मेरे पास ये ब्लैक कलर है जो कि पहले ब्लू आता था जिसपे रेड ग्राफिक्स होते थे। मेरे पास जो बाइक है वो ब्लू विथ रेड डिकेल्स वाली ही है, बट अब इन्होंने कलर स्कीम थोड़ा चेंज कर दिया है और भाई कलर स्कीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया है अब। तो एट प्रेजेंट इसमें हमें टोटल 7 कलर्स अवेलेबल है, जिनमें से कुछ मैट हैं और मोस्ट ऑफ देम आर ग्लॉसी। ठीक है, तो सबसे पहले इस बाइक का एक प्रॉपर रिव्यू हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, साथ ही साथ इस टायर का जो सेक्शन है दैट इज 18 इंच का आपको टायर मिल जाता है। डिसेंट ब्रॉडनेस है, अच्छी ग्रिप, अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑन द हाईवेज। इसी के ऊपर हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। एज यू नो मेरे पास भी बाइक है, तो आप लोग पहले से जानते हैं इस बाइक के सस्पेंशन कैसे है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अच्छे से इस बाइक को यूज़ कर रखा है। अब ये 2024 वाला वेरिएंट है तो इसमें काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं, क्योंकि मेरी वाली बाइक का जो वेरिएंट है वो 2022 वाला है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के थोड़ा ऊपर आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पे इसकी एलईडी हेडलाइट है, जिसे मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह की एलईडी हेडलाइट है। ये अभी लो बीम पर है, अगर मैं इसे हाई बीम पे स्विच करता हूँ तो कुछ ऐसी ये दिखती है, जो कि काफ़ी ब्राइट है। इन डार्कनेस आपको कोई भी इसमें इशू नहीं आने वाला है। अब अगर इसके हेडलाइट से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। अब इसके कॉम्पिटिटर्स और इसमें जो मेरे को एक मेजर बेनिफिट लगता है वो ये लगता है कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो बटन्स हैं, जो टॉगल्स हैं, वो यहाँ पे और यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, दोनों साइड अलग अलग सिचुएटेड है और काफ़ी ब्रॉड बटन्स है। अब बेसिकली इशू क्या होता है ना, मेरी फिंगर का साइज थोड़ा बड़ा है, तो अब जो दूसरी बाइक्स के बटन्स हैं वो मीटर के जस्ट यहाँ नीचे आते हैं और छोटे छोटे देते हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रेस करने में इशू हो जाता है कई बार चलाते वक्त। लाइक नॉर्मल आप खड़ी बाइक में यूज़ करोगे तब तो कुछ इशू होने ही नहीं वाला, लेकिन वाइल्ड राइडिंग जब आप उन्हें यूज़ करोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। तो मुझे होंडा की काफ़ी अच्छी बात लगी कि इन्होंने बटन्स काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिए हैं, साथ ही साथ अलग अलग साइड्स में दिया है, तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। अब अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एक प्रॉपर डिटेल की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल गॉज मिल जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे टाइम मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इसके कुछ मोर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओडोमीटर मिल जाता है, जो बताता है अब तक बाइक टोटल कितनी चल चुकी है। उसके बाद ट्रिप ए है हमारे पास, ट्रिप बी है, रियल टाइम माइलेज है, जो कि बताता है कि आप जब भी बाइक चलाएंगे तो उस पर्टिकुलर स्पीड पर, जिस भी टेरेन पर चला रहे हैं, एयर का ड्रैग जैसा भी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बाइक क्या फ्यूल इकोनॉमी आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आ जाती है, जो कि ट्रिप ए पर डिपेंड करती है। आपने ट्रिप ए में जितने भी नंबर ऑफ किलोमीटर्स राइड किया बाइक को, ठीक है, तो उस टाइम पर बाइक की क्या कंडीशन रही, उसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, उसके बेसिस पर ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाता है। इसके बाद हमारे पास रेंज आ जाती है, जो कि भाई पहले एक कार फीचर हुआ करता था, मोस्टली कार्स में मिलता था, बट अब बाइक्स में भी ये आने लग गया है। इसके बाद हमारे पास वापस ओडोमीटर आ जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमारे पास यही है। वही मैं अगर आपको इसकी की दिखाऊं तो ये वही अपनी पहले वाली होंडा की है, जो कि ओल्ड स्कूल अपनी वाइब मेंटेन करके रखी हुई है। यहाँ पे आपको 2 कीज़ मिलती है इसके साथ। बाकी इसके अगर गियर स्विचेस की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक किल स्विच के अंदर ही स्टार्ट का मिल जाता है, और होंडा इसे अपना साइलेंट स्टार्ट बोलता है, जिसमें बाइक स्टार्ट होने पर कोई भी क्रैकिंग नॉइस नहीं आती है। यहाँ पे हमें लो बीम और हाई बीम के स्विच मिल जाते हैं। अगर आपको डिपर देना है या पास देना है तो इससे ऐसे करके आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर के स्विचेस आ जाते हैं,
इस बाइक में हमें जो इंडिकेटर के बल्ब्स मिलते हैं दैट इज़ हैलोजन, जो कि एक इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, लेकिन फिर भी बाइक काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करती है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूल टैंक है जिसमें E20 की बैजिंग भी है। दैट मीन्स दिस इंजन इज E20 कंप्लायंट। अब E20 कंप्लायंट जिन लोगों को नहीं पता उसका मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे इथेनॉल को मिक्स कर रही है पेट्रोल के अंदर, सो कि हमारा जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पर वो कम हो सके। तो E20 का मतलब ये है कि अभी जो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है उसमें 80% पेट्रोल है और 20% इथेनॉल मिक्स किया जाता है उसके अंदर। तो ये जो इंजन है ये इजीली उस पेट्रोल पर चल सकता है और अच्छी फ्यूल इकोनॉमी आपको निकाल कर देगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो ये 11 लीटर्स ऑफ फ्यूल कंटेन कर सकता है एक टाइम पर। काफ़ी लोग कहेंगे कि 11 लीटर से ज़्यादा भी भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है, बट एट अ टाइम जब पेट्रोल गर्म हो जाता है धूप के अंदर तब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैसेज रिलीज होती है। तो आइडियली यही कहा जाता है कि इसके अंदर आप 11 लीटर ऑफ फ्यूल ही भरा के रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमें आगे होंडा की बैजिंग मिल जाती है और साथ ही इसके नीचे आ जाता है इसका इंजन। और मैंने पहले भी कहा था इंजन जो होता है वो बाइक का हार्ट होता है, वही सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है। तो इसका जो इंजन है वो 124.44 सीसी एयर कूल्ड इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 10.9 PS एट द रेट 6000 RPM। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 10.7 Nm ऑफ टॉर्क एट द रेट 6000 RPM। वहीं हमें यहाँ पे एक फुटस्टेप मिल जाता है और थोड़ा सा इसके ऊपर हमें गियर शिफ्टिंग टूल मिल जाता है और इसके अंदर हमारे पास टो एंड हील शिफ्टर है, ठीक है, जिससे आप इजीली गियर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्टेबल बाइक की सीट मिलती है जिसमें आप आराम से 2 जने बैठ सकते हैं खुल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। यहाँ पे हमें SP125 की बैजिंग मिल जाती है जो पहले अलग आया करती थी अब अलग आती है। ये वाली मुझे ज़्यादा बेटर लगती है पहले वाले से और कलर स्कीम्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमारे पास हाइड्रोलिक सस्पेंशंस आ जाते हैं, सारी गार्ड है, फुट रेस्ट है, 2 फुट रेस्ट दे रखे हैं फॉर द लेडीज एंड फॉर द मेल ऑल्सो। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रिप रेल मिल जाता है अच्छा खासा। एक जो मेजर मिसिंग हो रही है आजकल की 125cc बाइक्स में, जैसे कि रेडर 125 में नहीं है बट इसमें है, दैट इज अ किक स्टार्ट, ठीक है भाई। तो कभी भी आप फंसते हो, आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वट एवर द प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप इजीली किक स्टार्ट से आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हो और यू कैन गो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसका एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है जहाँ पे कैथोलिटिक कन्वर्टर भी इसमें साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। एक जो मेजर इम्प्रूवमेंट जो कि होंडा ने किया है अपने 2022 और उससे पहले वाले मॉडल से इस मॉडल के अंदर, दैट इज़ द टायर अपग्रेड दैट इज़ इन रियर, ठीक है भाई। मैंने जो बाइक ली थी वो 2022 वेरिएंट थी जो कि मैंने जनवरी में ली थी 14 को, ठीक है। तो वहाँ पर जो मेरे को टायर मिला था ना वो काफ़ी ज़्यादा थिन था पहले वाला, ऑल्दो मैंने उसे बाद में अपग्रेड करवा लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड ब्रॉड टायर मिलता है जो कि मुझे होंडा के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी कि उन्होंने लाइक कस्टमर्स की सुनी और इस टायर को अपग्रेड किया। क्योंकि पहले भाई बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि हाईवे पे बेटर स्टेबिलिटी हमें चाहिए, बेटर ग्रिप चाहिए ताकि भाई एक ईजी राइड हो सके। तो यहाँ पर होंडा ने उनकी बात सुनी और एक ब्रॉड टायर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इस टायर का सेक्शन बता दूं तो ये 180/18 है, 18 इंच का व्हील है और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा ब्रॉड है। तो आगे पीछे आपको 18 इंचेस के अलॉय मिलते हैं। इस रिव्यू करते वक्त कुछ छोटी माइनर डिटेल्स रह गई थी जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस इंजन में जो इंजन ऑयल डलता है दैट इज़ 900 ml। वहीं एक जो मेजर बेनिफिट मेरे से भी जस्ट छूट गया वो ये है कि भाई यहाँ पे जो आपको चेन सिस्टम मिलता है, चेन पॉकेट मिलता है, वो कवर्ड है। अब ये कैसा बेनिफिट है, काफ़ी लोग सोचेंगे एक्सट्रीम 125, रेडर 125, NS 125 ये जो बाइक्स हैं इनमें ओपन चेन सिस्टम मिलता है। उससे होता क्या है, आप कहीं पर भी बाइक को लेके जाते हो, सिंपली जो डस्ट, मड, कीचड़ सब कुछ जो है वो आपकी चेन पर लगता है और आपको उसको लाइक वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक उसे ल्यूब और क्लीन करना ही करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे क्या सीन है ना कि यहाँ पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे इजीली जो चेन है वो डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स मिट्टी में इनमें कांटेक्ट में नहीं आने वाली है। तो ये आपकी जो चेन पॉकेट है उसकी लाइफ भी बढ़ा देता है। तो आपके ये एक फायदा हो सकता है कि जितना जल्दी आपके उन बाइक्स में चेन पॉकेट्स रिप्लेस होंगे उनसे ज़्यादा ये वाला बाइक चलेगा। अब इसके कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए होंडा जो SP125 बनाती है ये 125cc सेगमेंट में स्टैंड करती है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो रेडर 125 है, NS 125 है, पल्सर 125 है, सारी बाइक से काफ़ी। लेकिन ये बाइक ना हर बंदे के लिए सूट कर जाती है, वेदर इट कैन बी अ कॉलेज गोइंग गाय, एन ऑफिस बॉय, कहीं भी, मतलब जिस भी बंदे को चलानी है वो चला सकता है इसको, ठीक है। अगर रेडर 125 और NS 125 की बात करें ना तो वो थोड़ी स्पोर्टी नेक्ड टाइप बाइक्स हो जाती है जो बेसिकली अपने लड़कों पर ही सूट करती है। अब मैं अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जैसे मेरे पास भी ये वाली बाइक है तो मैं तो इसे चलाता ही हूँ, मेरे पापा भी इजीली चला लेते हैं। वहीं पुराने लोग जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी ये सोच होती है कि नेक्ड बाइक अच्छी नहीं होती। तो ये बाइक का एक काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल ऑप्शन बन के निकलती है होंडा की तरफ
से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। आपको इसके एक शोरूम प्राइसेस तो इन द स्टार्ट ऑफ वीडियो ही बता दिया था, बट मैं एक बार इसकी ऑन रोड प्राइसेस भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं भी चाहूँ, उस जगह का नाम है जयपुर, दैट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। तो यहाँ पे इसकी जो एक शोरूम प्राइस तो थी वो मैंने आपको बता दिया, और एक शोरूम प्राइस मोस्टली हर स्टेट में सेम ही रहती है। जो डिफरेंस आता है वो ऑन रोड प्राइस का आता है, दैट कंसिस्ट ऑफ आरटीओ एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जयपुर में जो इसकी ऑन रोड प्राइस अभी पड़ रही है, फॉर द ड्रम वेरियंट इट इज़ 1,02,000, एंड फॉर द डिस्क वेरियंट यू हैव टू अपग्रेड इट फॉर 1,06,500। तो कहीं ना कहीं 4,500 का डिफरेंस है। और मैं तो कहूँगा भाई आप इसका सुपीरियर वाला वेरिएंट ही लो, जो कि डिस्क ब्रेक वाला है, क्योंकि मेरे पास ड्रम ब्रेक वाली है। और आज मैं ये सोचता हूँ कि आई कुड हैव गिवन मोर 4,000 रुपीज़ फॉर द डिस्क ब्रेक, क्योंकि भाई कहीं जगह, जैसे मैं मेरी बाइक को आगरा लेके गया था थ्रू द हाईवे, ठीक है, तो वहाँ पर भाई कहीं ना कहीं लगता है कि डिस्क ब्रेक होना बाइक में ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।